Good morning, student. Today we will discuss the chapter 11, water in the atmosphere. इससे पहले बच्चों ने आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके बाद था आपका सोलर रेडिएशन, बीच में ये नेक्स्ट चैप्टर है, बीच में एक चैप्टर शायद और था वो इसके अलावा। तो वाटर इन द एटमॉस्फेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। वी ऑलरेडी लर्न दैट द एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स। बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी एयर होता है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, यानी amount of the moisture in the air is known as the humidity. It varies from 0 to 4% by volume of the atmosphere and plays an important role in the weather phenomena. जितने भी हमारा वेदर का फिनोमेना पता कि जो वाटर वेपर होते हैं, एक चैप्टर आता पहले कंपोजिशन में, जो वाटर वेपर्स होते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। वाटर इन द प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इज इन द थ्री फॉर्म। तीन फॉर्म में हो सकता है, वो गैसीज फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड और सॉलिड। जो वाटर है वो उसकी तीन फॉर्म होती है बच्चों, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज ड्राइड फ्रॉम द वाटर बॉडीज थ्रू द इवेपोरेशन एंड फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो जो वो कहाँ से आता है, इवेपोरेशन के जरिए आता है और ट्रांसपिरेशन के जरिए आता है। Thus there is a continuous exchange of water between the atmosphere, the oceans and continents through the processes of the evaporation, transpiration, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो इसकी प्रोसेस है, यानी पहले इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, उसके बाद यानी पहले जो वाटर है वो गैसीज फॉर्म में जाएगा, उसके बाद फिर जो है वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, और लिक्विड फॉर्म के बाद फिर जो है वो यानी कंडेंसेशन तक क्लाउड बनेगी उसमें, और उसके बाद वो किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो रेनफॉल है या स्नोफॉल है या हेल है, किसी भी रूप में जब वो गिरता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है बच्चों, जब वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ इन एनी फॉर्म, जब किसी भी रूप में गिरता है तो वो कराती है प्रेसिपिटेशन। जैसे हम बात करते हैं रेनफॉल है, तो हेल है या स्नोफॉल है, ये इसकी सारी की सारी एक बार जब फुहारे आते हैं, ड्रिजल आते हैं, इस प्रकार से। तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज द ह्यूमिडिटीज। तो वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। यू कैन सी द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। इट इज एक्सप्रेस द क्वांटिटिवली इन द डिफरेंट वेज। इसको हम एक क्वांटिटी में कर सकते हैं एक्सप्रेस। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज नोन एज द एब्सोल्यूट। ये एक्चुअल अमाउंट कितना है एयर प्रेजेंस में, इससे बात करें, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इट इज द वेट ऑफ द वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर। इसको वॉल्यूम कितना है, वेट ऑफ द वाटर वेपर, तो वाटर वेपर का वेट कितना पर वॉल्यूम ऑफ द एयर, एंड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द ग्राम पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक मीटर कितने ग्राम जो है उसके अंदर जो है वो वाटर वेपर जो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटीज। द एबिलिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर्स डिपेंड्स एंटायरली ऑन दैट। तो वो कितने उसके पास कितनी होल्ड कर सकती है, ये वहाँ का टेम्परेचर पड़ेगा कि टेम्परेचर कितना है उसका, और वहाँ पर सोर्स कितने, कुछ और भी कई फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए एयर में ड्राइनेस कितनी है और वहाँ पर जो सोर्सेज है वो कितने हैं। एबिलिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स एंटायरली ऑन द टेम्परेचर। द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये डिफर करती है क्योंकि टेम्परेचर भी वेरी करता है, तो जो ह्यूमिडिटी है वो भी जो है वो वेरी करेगी टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। द परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर इन द present in the atmosphere as compared to the full capacity at the given temperature is known as the relative humidity। कई बार देखिए क्या होता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बताता जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आएगी, उस एयर के अंदर कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी टू होल्ड इन द वाटर वेपर्स, और टोटल अमाउंट ऑफ वेरी अमाउंट उसके अंदर कितना और कैपेसिटी कितनी है, उन दोनों का रेशियो जो है वो कितना है। द रेशियो बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स एंड कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर्स इन द एयर और मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हम परसेंटेज में काउंट करते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिए। तो रेटिविटी जो है वो रेशियो होगा टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द प्रेजेंट कितना है उसके अंदर, और कैपेसिटी कितनी है, उन दोनों का एक परसेंटेज निकालते जो होता है रेशियो, उसको बोलते हैं रेटिविटीज। और जब रेटिविटी 100% हो जाती है उसके बाद आता है फिर आपका ड्यू, यानी जब 100% हो जाती है कब होगी, जब उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री होगा,
और उसके बाद फिर होता है प्रोसेस कंडेंसेशन। द कैपेसिटी टू रिटेन द मॉइस्चर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज आल्सो द अफेक्टेड। अगर वो मान लीजिए उसका जो टेम्परेचर है, कैपेसिटी रिटेन करने की, वो कम ज़्यादा होती है, तो उसके साथ ही जो है ये भी कम ज़्यादा होती रहती है। इट इज़ ग्रेटर ओवर द ओशंस एंड लीस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट्स। ये जो ओशन होते हैं हमारे, कि वहाँ पर सोर्स ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर ज़्यादा होगा, यानी सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। मान अगर बात करते हैं भी जहाँ पर पानी का सोर्स ही नहीं है, तो वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होगी। जैसे रेगिस्तान का एरिया है, टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा है लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो कम होगी। लेकिन जो ओशन का एरिया है, जो वाटर बॉडीज हैं, तो वहाँ जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगी। The air containing moisture to its the full capacity at the given temperature is said to be the saturated। जब उसकी जो कंटेनिंग, जो मॉइस्चर कंटेनिंग करने की जो कैपेसिटी फुल हो जाती है, यानी उसके बाद और कोई जो है उसकी कैपेसिटी, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। यानी एयर जो है वो 100%, जब उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, इट इज़ नॉन एज द सैचुरेटेड हो जाती है, यानी पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है वो, यानी उसके बाद तो कोई बचता नहीं 100%। इट मीन्स दैट द एयर एट द गिवन temperature is incapable of the holding any additional amount of moisture at the stage। लेकिन उसके बाद और कोई ज़्यादा उसके मॉइस्चर होल्ड करने की पावर नहीं रहती। द टेम्परेचर एट विच द सेचुरेशन अकर इन ए गिवन सैंपल ऑफ द एयर इज नोन एज द ड्यू पॉइंट। यानी उसके बाद तो फिर जब 100% हो जाती है, उसके बाद ड्यू पॉइंट होता है। जब बच्चों एयर जो है वो पूरी तरह से हो जाती है सेचुरेटेड, तो उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट, यानी 100% हो जाती है। उसके बाद जो है जो वाटर वेपर है चेंज इन द क्लाउड फॉर्मेशन, यानी उसका जो वाटर वेपर है वो उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट्स में या किसी फॉर्म में चेंज होता है, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। जैसे ड्यू समझते हो आप, ओस होती है बच्चों, तो ओस कैसे पड़ती है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ओस का जो प्रोसेस है वो क्या है, ड्यू कैसे पड़ती है। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें। The amount of the water vapor in the atmosphere is added or withdrawn due to the evaporation and condensation respectively। Evaporation is a process by which the water is transformed। Evaporation एक process जिसके अंदर जो water transform होता है from the liquid to gaseous state, यानी liquid से gaseous में होता है। बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं, आपने साइंस में पढ़ी। It is the main cause for the, इसका जो मेन रीज़न है भाई, वो प्रोसेस क्यों होती है, ड्यू टू द टेम्परेचर, यानी हीट होती है। जैसे आप मान लीजिए गैस में पानी रखते हैं, तो वो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो इवेपोरेशन होगा वाटर। द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग इज रेफर्ड टू एज द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। उसकी लेटेंट हीट जाएगी उसके लिए। अब जैसे जैसे टेम्परेचर द वाटर स्टार्ट्स, अब जो जैसे जैसे जो वाटर वेपर्स है वो चेंज होगा वाटर में, तो उसकी जो गर्मी छूटेगी वो से, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे मान लीजिए जो वाटर वेपर उससे क्लाउड बनेगा, तो वो उससे हीट जो रिलीज हो जाएगी, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। और इसके कारण कई बार एटमोस्फीयर में कई प्रकार की घटनाएं। Increase in temperature increases the water evaporation and the retention capacity of the given parcel of the air। Similarly, if the moisture content is low, air has the potential to absorbing and retaining the moisture। इस प्रकार से जो उसकी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन, उसकी जो वाटर एब्जॉर्ब करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार से उल्टा होता है, रिटेंशन कैपेसिटी गिवन के पास होती है, जो उसकी कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। सिमिलरली इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज लो, अगर उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट लो है, एयर हैज द पोटेंशियल, अगर पहले से फुल है तो फिर नहीं बढ़ेगी। अगर उसके अंदर पहले से कम है, मॉइस्चर जो कंटेंट है वो कम है और उसकी पोटेंशियल ज़्यादा है, तो बढ़ेगी। रिटेन द मॉइस्चर, तो वो मॉइस्चर रिटेन करेगा इस प्रकार से। मूवमेंट ऑफ द एयर रिप्लेसेस द सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर। एक बार क्या होता है, मूवमेंट हो जाता है। जो मान लीजिए दिन में क्या, दिन के समय बच्चों आप देखते हैं कि जो एयर है वो गर्म हो जाती है, गर्म होने उठती है, फिर नीचे आती है ठंडी एयर। इस प्रकार से मूवमेंट चलता रहता है उसका। कई बार वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर सब विंटर सीजन आएगा तो कोल्ड वेव आ जाती है, तो ठंडी लगती है। मूवमेंट ऑफ द एयर रिप्लेसेस द सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर, दोनों में मिक्स हो जाते हैं। एंड द ग्रेटर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एयर द ग्रेटर इज इवेपोरेशन, तो ज़्यादा उसके अंदर इवेपोरेशन होगा अगर उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा। अगर मूवमेंट नहीं है फिर जो है वो कम होगा, क्योंकि मिक्स हो जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वाटर वेपर इनटू द वाटर इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। इसी पहले बताया था आपको भी, जब वाटर वेपर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो चेंज हो जाता है वाटर में, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ हीट, यानी जो वाटर वेपर है उसकी हीट लॉस होगी, लेटेंट हीट चलेगी उसमें से,
रीच कर दिया, उसके बाद वाटर फॉर्म होगा। इन द मॉइस्ट एयर इज कूल्ड, जब जो मॉइस्ट एयर है उसमें नमी है वो कूल्ड हो जाती है, इट में रीच ए लेवल वेयर इट्स द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर सीजेस, उसको वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाती, उसकी कैपेसिटी जो है वो हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, यानी पूरी तरह से जब वो सेटल हो जाती है, यानी ड्यू पॉइंट मिलता है। देन द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू द लिक्विड फॉर्म, इस प्रकार से जो एक्सेस वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है, चेंज हो जाना, मतलब संघनन बोलते हैं इसको, जैसे क्लाउड बनते हैं, आपको बताऊंगा आगे किस प्रकार से होते हैं। कंडेंसेशन इनटू द लिक्विड फॉर्म इफ इट इज डायरेक्टली कंडेंसेड इनटू द सॉलिड, कई बार क्या होता है कि वाटर की बजाय वो सॉलिड फॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे वाटर वेपर है, उसी से जो है वो स्लो चेंज हो जाता है, यानी वाटर से जो है वो गैसी से सीधा जो है सॉलिड फॉर्म में, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा इस प्रकार की सिंपल टर्म सब्लिमेशन। In the free air, the condensation results from cooling around very small particles, termed as the hygroscopic condensation. अब देखिए इसमें जो क्लाउड बनने की प्रोसेस है, जैसे पहले था हाइग्रोस्कोपिक, तो इसमें वाटर वेपर के साथ जब डस्ट पार्टिकल मिल जाते हैं तो एक प्रोसेस होती है हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन, उससे क्लाउड बनते हैं। हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियर बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी जो रेनफॉल का जो प्रोसेस है उसमें पहले ऑपरेशन होता है बच्चों, और फिर कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन को बढ़ाने में जो प्रोसेस में आपको बताया हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियस पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट स्मोक एंड साल्ट फ्रॉम द ओशियन एंड पार्टिकुलरली गुड न्यूक्लियर, अगर उसके साथ वाटर वेपर के साथ डस्ट पार्टिकल मिल जाते हैं, स्मोक मिल जाता है, साल्ट फ्रॉम द ओशियन मिल जाता है, तो वो क्लाउड बन जाते हैं, बिकॉज दे एब्जॉर्ब द वाटर, क्योंकि वो वाटर को भी करते हैं। कंडेंसेशन इज आल्सो टेक प्लेस व्हेन द मोस्ट एयर comes in the contact with the some colder place, and it may also take place when the temperature is close to the dew point। जैसे मान लीजिए कोई किसी जो एयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जब वो कोल्ड प्लेस से गुजरती है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जैसे ही उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो क्या हो जाती है, उसमें नमी बढ़ जाती है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। मैं आपको बता दें कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जब 100% हो जाती है, यानी जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, और कैपेसिटी जब कम होगी तो क्या होगा, ड्यू पॉइंट हो जाएगा, तो पूरी तरह से वो 0% पा जाती है, यानी 0% सॉरी 0 डिग्री उसका टेम्परेचर हो जाता है, और 100% उसकी जो है रिलेटिव रहती है, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। अगर मान लीजिए कोई कोल्ड एयर है वो गर्म जाती है, फिर उसका जो है वो रिलेटिविटी कम हो जाती है, दोनों वाइस वर्सा होता है। अगर मान लीजिए कोई देखिए बच्चे कोई गर्म एयर है वो ठंडे में उसमें जाएगी तो उसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने से उसकी जो कैपेसिटी है होल्ड करने की वाटर वेपर जिसकी वो कम हो जाएगी, और इस प्रकार से उसकी जो रिलेटिविटी वो बढ़ जाएगी। तो कंडेंसेशन therefore depends upon the amount of the cooling and relative humidity of the air। तो जो कंडेंसेशन है वो किस प्रकार से वो किस तरह से वो कूलिंग होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। कंडेंसेशन इज द इन्फ्लुएंस बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर, उसका वॉल्यूम कितना है एयर का, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, ये चीज़ें कुछ है इसके अंदर जरूरी। कंडेंसेशन किसके द्वारा, वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। कंडेंसेशन टेक प्लेस, कंडेंसेशन कब होता है, देखिए इसके लिए कुछ जरूरी कंडीशन होती है, कोई भी कंडेंसेशन कैसे होता है। Condensation take place, the temperature of the air is reduced to the dew point, dew point से जो कम हो जाता है, इट्स द वॉल्यूम रिमेनिंग द कांस्टेंट, और उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर मान लीजिए वॉल्यूम में गर्म या ठंडी हवा चेंज होता है, तो इसमें क्या कंडीशन है कि जब उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है ड्यू पॉइंट से, और उसके साथ उसका जो वॉल्यूम है वो रिमेन रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है। इन द बोथ वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर आर रिड्यूस्ड, तो दोनों कम हो जाते हैं। when the moisture is added to the air, when the moisture is added to the air through the evaporation, however the most favorable condition for the condensation is the decrease in the air temperature। तो जब उसके लिए कुछ होगा तो वो उसको टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगा। तो बच्चों कई बार आप देखते हैं कि ड्यू होती है, फ्रॉस्ट होता है, फॉग होता है, क्लाउड होता है, दीज आर द फॉर्म ऑफ द कंडेंसेशन। After the condensation, the water vapors or the moisture in the atmosphere takes one of the following form। तो ये फॉर्म आती है कई बार, भाई ड्यू क्या होता है, ड्यू किस प्रकार से बनती है, फ्रॉस्ट कैसे बनता है, मैं इसको समझाना चाहूँगा आपको ध्यान से। देखिए ड्यू आप देखते हैं अभी विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, जो समर सीजन है उसमें ड्यू नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि नमी कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है,
अभी आप देखेंगे सवेरे जब आप जाते हैं तो ड्यू कैसी बनती है, मैं आपको समझना चाहूँगा। ड्यू ड्यू के लिए कुछ कंडीशन होती है। उसके लिए जो है वो टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए, रात का जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। दिन के समय क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल रेडिएशन होता है, ज़मीन से जो है वो टेम्परेचर जो रेडिएशन निकलता रहता है और जो हमारा सरफेस ठंडा हो जाता है। लेकिन जो एयर है जो ऊपर एटमोसफियर में एयर वो गर्म हो जाती है, और जैसे ही जो गर्म एयर जब अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आती है, जैसे पत्ते होते हैं या घास होती है, तो घास ठंडी होती है, घास ठंडी होती है और वो गर्म एयर होती है, तो उस पर जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वो बूंदें बन जाती है, ओस बन जाती है। मैं एक इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए गर्मियों में आपने अपने फ्रिज से एक गिलास पानी निकाला, उसको बाहर रख दिया, वो जो गिलास है जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो कोल्ड है, लेकिन उसके चारों तरफ बूंदें आ जाती है। तो बूंदें कहाँ से आई, वो जब वो कोल्ड ऑब्जेक्ट वार्म एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, कंडेंस होगी। तो सेम वही होता है उसका भी, जब जो कोल्ड सरफेस है हमारा, जो हमारे पेड़ पौधे हैं पत्ते हैं वो कोल्ड हो गए, ऑब्जेक्ट कोल्ड है वो, और उसके संपर्क में जब वार्म एयर आती है, वार्म एयर मॉइस्चर जो होता है तो वो कंडेंस हो जाता है, इस प्रकार से छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो है वो जम जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्यू। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फ्रॉस्ट है। फ्रॉस्ट में क्या होता है, जब कई बार आप देखते हैं कि दिसंबर और जनवरी के महीने में खासकर से जब टेम्परेचर जो है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, यानी जब वो ड्यू जो ओस की छोटी बूंदें हैं जब वो जम जाती हैं एक पाउडर के रूप में, स्नो पाउडर जम जाती है, तो एक पाला पड़ता है। तो पाला कब पड़ता है, जब बहुत ठंडी रातें होती है, और इसके लिए जो है वो क्लियर स्काई होना चाहिए, मौसम जो साफ होना चाहिए, उसकी नमी होनी चाहिए, इसकी भी कुछ कंडीशन है तभी होता है। अगर मान लीजिए क्लाउड है तो फ्रॉस्ट नहीं होगा, ड्यू नहीं पड़ेगी, ये आप नोट कर सकते हो। तो ये आप देखते हैं भी विंटर सीजन आने वाला, ड्यू पड़ती है और फ्रॉस्ट भी पड़ता है, आप देखो। उसके बाद फोग और क्लाउड, फोग और क्लाउड में सेम प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है कि जो जब ठंड पड़ती है, जैसे आप देखते हैं कि फॉग सीजन आएगा अभी दिसंबर जनवरी में फॉग पड़ जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और जो डस्ट पार्टिकल है उनके ऊपर जो छोटे छोटे क्रिस्टल जो होते हैं, वाटर वेपर जो है उस पर जम जाता है, उस प्रकार से धुआं सा हो जाता है, उसको बोलते हैं फॉग। और इसी प्रकार से एक कंडीशन प्रोसेस है। और क्लाउड जो है वो, फॉग जो है वो अर्थ के नज़दीक होता है, क्लाउड जो दूर होता है उससे। तो दोनों में ये डिफरेंस है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। तो ये इसकी फॉर्म में आपको बता, ड्यू फ्रॉस्ट फॉग एंड द क्लाउड, आई थिंक शुड बी क्लियर। ड्यू कैसे बनती है, उसके बाद फ्रॉस्ट कैसे बनता है, और फॉग और क्लाउड जो है वो सेम कंडीशन, सिर्फ डिफरेंस क्या है, फॉग जो है नियर द अर्थ होता है और क्लाउड जो है वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द अर्थ। और वो कंडेंसेशन करेंगे क्लास फ्रॉम द बेस ऑफ द टेम्परेचर एंड लोकेशन। कंडेंसेशन टेक प्लेस व्हेन द ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज द हायर देन द पॉइंट्स। तो यहाँ देख सकते हैं ड्यू के बारे में बताऊँ। When the moisture is deposited in the form of the water droplets on the cooler surface of the solid object rather than the nuclei in the air above surface, such as the stones, grasses, blades and plant leaves, it is known as the dew. मैं आपको बता रहे हैं। The ideal condition for the formation are the clear sky, मौसम साफ होना चाहिए, शांत होनी चाहिए, हाई रेट ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, इसके लिए नमी होनी चाहिए, एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी हाई, एंड कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, टेम्परेचर कम होना चाहिए, लंबी रातें होंगी तो ज़्यादा जो है ओस पड़ेगी। अगर जैसे आप देखते हैं आज की जैसे लंबी रातें होंगी तो ज़्यादा उसको टाइम मिल जाता है, टाइम मिलेगा तो उसको संपर्क में आएगी तो ज़्यादा मिलेगा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ड्यू इट इज नेसेसरी दैट, और द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इट इज नेसेसरी दैट द ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए ड्यू के लिए। उसके बाद फ्रोस्ट है, फ्रोस्ट की वही फॉर्म मैंने आपको बताया था, जब टेम्परेचर जो है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट देता है। Frost form on the cold surface when the condensation take place below the freezing point. जम जाता है वो, the dew point is at the or below the freezing point. The excess moisture is deposited in the form of the minute ice crystals, जो छोटे जो ice crystals पाउडर है, instead of the water droplets. देखिए ड्यू में क्या होता है बच्चों, एक वाटर ड्रॉप्स बूंद होती है, लेकिन जो फ्रॉस्ट होता है, फ्रॉस्ट में क्या होगा, वो जम जाता है उसमें, तो क्रिस्टल बन जाता है। The ideal condition for the formation of the white frost are the same as those for the formation of dew. कंडीशन उसके अंदर सेम रहेगी, सिर्फ फर्क ये है कि टेम्परेचर जो है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। बाकी जो कंडीशन है भाई, मौसम जो है साफ होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और उसके लिए ह्यूमिडिटी जो है वो हाई होनी चाहिए,
कोल्ड और लॉन्ग नाइट्स। अब हम बात करते हैं फॉग और मिस्ट। When the temperature of an air mass containing a large quantity of water vapor falls, क्योंकि जो टेम्परेचर ऑफ एयर, पूरी एयर मास, उसका एयर मास क्या होता है, उसकी एक सिमिलरिटी है उसके अंदर एक एरिया की, कंटेनिंग ए लार्ज क्वांटिटी वाटर वेपर्स फॉल्स ऑफ ए सडन, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस विद इन itself on the fine dust particle। मैं आपको बता रहा जिससे भी फाइन डस्ट पार्टिकल होता है कई बार। सो द फॉग इज ए क्लाउड विद द इट्स बेस एट और वेरी नियर द ग्राउंड। मैं आपको बता रहा कि जो फॉग होता है वो ग्राउंड के नजदीक होता है। बिकॉज ऑफ द फॉग एंड मिस्ट द विजिबिलिटी बिकेम पुअर टू जीरो। कई बार देखते हैं कि बहुत डेंस फॉग होता है तो उसमें विजिबिलिटी नहीं होती, कई बार विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो डिपेंड करता है कि कितनी उसमें नमी है और कितने डस्ट पार्टिकल्स है, टेम्परेचर कितना होगा। इन अर्बन एंड द इंडस्ट्रियल सेंटर स्मोक प्रोवाइड्स ए प्लेंटी ऑफ द न्यूक्लियर। जो अर्बन एरिया है, अभी दिवाली के आसपास देखते हैं, अभी पराड़ी है, तो ये फॉग हो जाता है। न्यूक्लियर विच से हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ ए फॉग एंड मिस्ट। उसको फॉग भी कहते हैं, धुंध भी, मिस्ट भी कह सकते हैं। मिस्ट में क्या थोड़ा सा कम धुंधला होता है, उसमें फॉग ज़्यादा गहरा होता है। तो ये इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। सबसे सच ए कंडीशन व्हेन फॉग इज मिक्सड विद द स्मोक। तो कई बार देखते हैं शाम के समय क्या होता है शहरों में, भाई जब स्मोक, फॉग और स्मोक आपस में मिल जाता है, इज डिस्क्राइब्ड एज द स्मोक बोलते हैं इसको, SMOK स्मोक। यानी बड़े बड़े शहरों में दिल्ली देखते कलकत्ता, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल ज़्यादा एरिया है, तो शाम के समय जो है इस प्रकार दोनों मिक्स हो जाते हैं, फॉग और स्मोक, धुआं होता है और साथ में फॉग होता है, तो उसको बोलते हैं स्मोक। ये बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे आजकल आप देखते हैं पराली जल रही है, तो पराली के कारण जो है धुआं स्मोक हो जाता है। The only difference between the mist and fog is that the mist contains the more moisture than the fog। Mist जो है वो ज़्यादा उसके अंदर मॉइस्चर होता है than the fog। In the mist, each nucleus contains a thicker layer of the moisture। उसके अंदर जो थोड़ा thick layer होती है। Mist are the frequent over the mountains as the rising warm air slopes meets a cold surface। Mist वहाँ आपको मिलेगी जहाँ पर ऊंचे एरिया होती है। Fogs are drier than the mist and they are the prevalent where the warm currents of the air come in contact with the cold current। ये दोनों कहाँ पर, ये थोड़ा डिफरेंस इसके अंदर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। मिस्ट जो है जैसे जैसे ऊपर जाती है तो कोल्ड एयर मिलेगी आपको, और जहाँ पर कोल्ड एयर करंट और वार्म एयर करंट आपस में मिलती है तो वहाँ पर फॉग हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कुछ एरियाज में जो अगर बात करते हैं दो प्रकार की, और आगे पढ़ेंगे, ओशन करंट दो प्रकार की होती है, कोल्ड वार्म, तो वहाँ पर जहाँ मिलती है तो वहाँ फॉग हो जाता है। फॉग आर मिनी क्लाउड्स इन विच कंडेंसेशन टेक प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस प्रोवाइडेड बाय द डस्ट, स्मोक एंड द साउंड। तो ये इसकी फॉर्म। उसके बाद बात करते हैं क्लाउड। क्लाउड की प्रोसेस वही है जैसे मैंने आपको बताया कि फॉग की होती है, सिर्फ क्लाउड जो है थोड़ा सा ऊंचाई पे होते हैं, तो इसके कई पार्ट हैं। क्लाउड इज ए मास ऑफ द माइन्यूट water droplets or tiny crystals of the ice formed by the condensation of the water vapor in free air at a considerable elevation। उसकी एक निश्चित जो ऊंचाई होती है तभी उसको हम कहेंगे क्लाउड, तो फॉग नीचे होता है। As the cloud are formed at the same height or the surface of the earth, they take various shape। आप देखेंगे बच्चों, क्लाउड आपने देखेंगे उसकी वेरी शेप होती है। कई बार जैसे कई बार देखते हैं भी कॉटन की तरह होते हैं, कई बार आप देखते हैं फीदर की तरह होते हैं, कई बार लेयर की तरह होते हैं, उसके कलर भी अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर भी पाए जाते हैं। कई बार आप देखते हैं ब्लैक टाइप के होते हैं, वाइट होते हैं, कई बार ब्लू टाइप के होते हैं, तो इनके डिफरेंट टाइप के, कई बार ग्रे टाइप के होते हैं क्लाउड। तो इनके जो हाइट और कलर है उसके आधार पर कई बार उसके नाम रख दिए हमने। तो ये नाम थोड़े से मुश्किल ज़्यादा नहीं, अगर आप उसको थोड़ा देखेंगे तो इसका मीनिंग पता लग जाएगा आपको। इसकी शेप है, शेप के आधार पर और हाइट के आधार पर। As the clouds are formed at the some height over the surface of the earth, they take various shapes according to their the height, expense, density and transparency। उसकी डेंसिटी कई बार ज़्यादा होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है कई, और थिकनेस कितना होता है क्लाउड। और ग्रुप अंडर द 4 टाइप्स। तो इसके 4 टाइप्स हैं, सारिस है, कम्युलस है, स्टेटस है और निम्बस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सारिस के बारे में। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट द हाई अल्टीट्यूड्स द 8000 टू द 10,000 मीटर। जिनकी ऊंचाई जो है वो 8000 से 12,000 मीटर होती है। दे आर थिन, पतले होते हैं। डिस्टेंस्ड क्लाउड जिसे अलग होते हैं, हैविंग ए फिदरी अपीयरेंस। उसका जो अपीयरेंस देखते हैं पंख की तरह होता है, पंख जैसे किसी पक्षी के पंख होते हैं,
दे आर ऑलवेज द वाइट इन कलर, और उनका जो कलर है वो वाइट होता है, तो इसको बोलते हैं साइड्स। उसके बाद बात करते हैं कम्युल्स की। क्लाउड्स लुक लाइक द कॉटन वूल, जैसे ना कॉटन का कोई ढेर पड़ा होगा, कॉटन का ढेर पड़ा उस प्रकार से। दे आर जनरली फाउंड एट ए हाइट ऑफ द 4000 to 7000 मीटर। तो हम देख सकते हैं लाइक कॉटन वूल है इसमें, ये पॉइंट आपका, और उसकी जो हाइट है वो ये पॉइंट याद करें 4000 से 7000 मीटर। दे एग्जिस्ट इन द पैचेस, पैचेस ही मिलेगा आपको, एंड कैन बी सीन द स्कैटर्स हियर एंड देयर, इस प्रकार से बिखरे मिलेंगे आपको। दे हैव ए फ्लैट बेस, इनका जो बेस है वो फ्लैट होता है। ये आपका कंक्लूजन। उसकी बात करते हैं स्टेटस की बात करते हैं। एज देयर नेम इम्प्लाइज देयर आर द लेयर, इसको हम लेयर्ड भी क्लास करते हैं, लेयर के रूप में। जिसमें देखिए कई बार लेयर देखते हैं, एक लेयर दो लेयर दिखाई देती है आसमान में, देखिए इस प्रकार से लेयर। तो लेयर क्लाउड्स कवरिंग द लार्ज पोर्शन इन द स्काई, और बहुत बड़ा एरिया इसको कवर करते हैं। These clouds are generally formed either due to the loss of the heat or the mixing of the air mass. इनका जो मेन कारण भी इसको हीट लॉस होगी, या कई बार मिक्सिंग हो जाती है दो एयर मासेस ऑफ विद द डिफरेंट टेम्परेचर, तो इनका डिफरेंट अलग अलग होता है, एक वार्म होता है एक कोल्ड होता है, उसमें मिक्स हो जाती है, इस प्रकार से एक लेयर से बढ़ जाती है, अलग अलग लेयर उसको दिखाई देती है। ये आपका स्टेटस। उसके बाद निम्बस की बात। निम्बस क्लाउड्स आर द ब्लैक एंड डार्क ग्रीन। देखेंगे रेनफॉल होती है तो ब्लैक क्लाउड होती है या डार्क ग्रे होती है। दे फॉर्म एट मिडिल लेवल्स और एवरी नियर द सरफेस। तो कभी कई बार कहता है भी इस प्रकार बिल्कुल दिखा देता है, ये नज़दीक है, बिल्कुल ज़मीन के नज़दीक है, और कई बार माउंटेन आती है तो वहाँ बिल्कुल आपको नज़दीक दिखाई देगी, तो इस प्रकार की कंडीशन होती है। ऑफ दैट दीज आर एक्सट्रीमली डेंस, और ये काफ़ी डेंस होते हैं, एंड ओपिक टू द रेज ऑफ द सन। उसको लोग देखते हैं जब कई बार होता है जब ज़्यादा क्लाउड होते हैं तो अंधेरा हो जाता है, इस प्रकार की कंडीशन होती है। समटाइम्स द क्लाउड्स आर सो लो दैट दे सीम टू टच द ग्राउंड, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये यानी अर्थ के ग्राउंड के करते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। निम्बस क्लाउड्स आर द शेपलेस मास, इनकी कोई ज़्यादा इस प्रकार की शेप नहीं होती, और ठीक क्लाउड्स के बारे में इस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है, इसके कॉम्बिनेशन ऑफ दिस द फोर बेसिक टाइप्स कैन गिव राइज टू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स, साइरस साइरस हो गया, और सारे को इसके चार आगे बढ़ पाते। मिडिल क्लाउड्स, एल्टोस्टेटस एंड द एल्टोकुमुलस, लो क्लाउड्स, स्टेटस ऑफ cumulus and the nimbostratus, and clouds with the extensive vertical development, cumulus and the and cumulonimbus, इसकी ये कई टाइप हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं प्रेसिपिटेशन। मैंने बता था कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है बच्चे, जब वाटर जो है किसी भी फॉर्म में अर्थ के ऊपर गिरता है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, इसी बात करते हैं। रेनफॉल इज आल्सो द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल इज आल्सो द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। कई बार हम इसमें डिफरिंग होता है रेनफॉल प्रेसिपिटेशन, तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूस कंडेंसेशन इन द फ्री एयर helps the condensed particles to grow in size. Then the resistance of the air helps to hold them against the force of gravity. देखिए जब वो उसके अंदर वो कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स के अंदर जब वो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और उसकी कैपेसिटी रहती है क्योंकि ग्रेविटी फोर्स है, कोई भी चीज़ नीचे की करेगी तो ग्रेविटी फोर्स, तो उसको वो होल्ड नहीं कर पाती। दे फॉल ऑन टू द अर्थ सरफेस। सो आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर्स, the release of the moisture is known as the precipitation. This may take place in the liquid or solid form. The precipitation in the form of the water is called the rainfall. और इस प्रकार से कई बार हम कहते हैं in the form of the water परफॉर्मेंस को बोलते हैं rainfall. When the temperature is lower than the 0 degree centigrade, precipitation take place in the form of the flakes of the snow. लेकिन कई बार क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है जैसे माउंटेन या देखते हैं कि स्नोफॉल होता है, तो स्नोफ्लैक्स के रूप में इस प्रकार से फ्लैक्स ऑफ स्नो एंड इज कॉल्ड द स्नोफॉल। मॉइस्चर इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ द हेक्सागोनल क्रिस्टल। कई बार उसके इस प्रकार से हेक्सागोनल जो है वो क्रिस्टल बन जाते हैं। दीज क्रिस्टल्स फॉर्म फ्लैक्स ऑफ द स्नो बिसाइड द रेन एंड स्नो। अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन आर कॉल्ड द स्लीट एंड हेल। इस प्रकार स्लीट हो जाती है, स्लीट और हेल जरूर पड़ता है। कई बार ओले देखते हैं आप, ये अगर दोनों मिक्स भी हो जाती हैं। Through the later are limited in the occurrence and the sporadic in the both time and the space. तो sleet is frozen. sleet में क्या होता है कि जो रेन ड्रॉप फ्रोज हो जाती है, and refrozen
melted snow water. So it is frozen raindrops, जब raindrop frozen जाते हैं उसके बाद गिरते हैं, and refrozen melted snow the water. When a layer of the air with the temperature above freezing point or lies a freezing layer near the ground, precipitation take place in the form of the sleet. Raindrops which leave the warmer air encounter the colder air below. As a result, they solidify and reach the ground as small pellets of ice, not bigger than the raindrops from which are they formed. इस प्रकार से वो बन जाता है, उसके अंदर एलिमेंट जोड़ा जाता है. Sometimes drops of the rain after being released by the clouds became solidified into the small rounded solid pieces of the ice. इस प्रकार से, and which reach the surface of the earth is called the hailstone. आपने देखे बच्चे कई बार तो बहुत छोटे आते हैं, ओले होते हैं, उसको बोलते हैं हेलस्टोन. बड़े कई बार कई एरियाज में फसल के लिए बहुत नुकसान हो जाता है. इसमें से ज़्यादा टेम्परेचर नीचे हो जाता है और लेयर पाई जाती है. जो कोई भी हिलस्टोन होता है उसके मतलब काटते हैं तो कई बार तो बहुत बड़े बड़े आते हैं. इस प्रकार से कई बार छोटे फॉर्म में हो जाते हैं, तो दिखते रहते हैं. इसलिए अगर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, बहुत ही पतली रेस होते हैं, हेलस्टोन ओले बोलते हैं. तो ओले की जो बनने की प्रोसेस है इस प्रकार से होती है, सॉलिडिफाई जाती है और राउंडेड होते हैं. इस प्रकार से उसकी जो फॉर्म है वो राउंडेड होती है और बहुत ही नुकसान होता है कई बार. तो इस जब कई बार देखिए अपने जो एटमोसफियर उसमें तो वो बार बार ऊपर उड़ते रहते हैं और वो उसकी जो लेयर है वो बढ़ती रहती है. उसके बाद फिर उसकी कैपेसिटी इतनी होल्ड करनी फिर वो नीचे आती है, बहुत स्पीड से आती है. These are formed by the rainwater passing through the colder layers. Hailstones have the several concentric layer of the ice, one over the other. यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल. जो आपने रेनफॉल देखी होगी, रेनफॉल होती है हमारे यहाँ पर. अभी मानसून सीजन है, अभी सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में कई बार रेनफॉल हो जाती है, गर्मी में होती है रेनफॉल. हमारे यहाँ पर कई बार मई जून के महीने रेनफॉल होती है. पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप से रेनफॉल होती है. रेनफॉल कैसे होती है, उसकी टाइप होती है. इसमें ना दावी रेनफॉल होने के लिए पहले इवेपोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, नहीं क्लाउड्स भी बनेंगे. क्लाउड्स के बाद फिर किस फॉर्म में होती है रेनफॉल है. रेनफॉल का आप देख सकते हो जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं, इसके बाद स्नोफॉल होती है, हेलस्टोन होता है, स्लेट होता है. इस प्रकार से तो यहाँ पर मेन जो है वो 3 प्रकार की होती है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रेनफॉल में बी क्लासिफाइड इनटू द 3 मेन टाइप्स. द कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और रिलीफ एंड साइक्लोनिक. यानी एक होती कन्वेक्शनल. इसमें क्या होता है कि जब जैसे जो इक्वेटर रीजन का हमारा एरिया, इक्वेटर के आसपास जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ फिर वाटर बॉडीज भी हैं उसके साथ. जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर वहाँ से कन्वेक्शन उठती है वाटर के ऊपर. इस प्रकार से जो है वो कन्वेक्शन उठती है और ऊपर जा कर के फिर वो कोल्ड हो जाती है. जैसे कोल्ड होगी तो फिर वो क्लाउड बनेंगे, कंडेंसेशन होगा और बहुत तेज रेनफॉल होगी. इस प्रकार से द एयर ऑन बिंग हीटेड, जब एयर गर्म हो जाती है, बिकेम लाइट हो जाती है, हल्की होगी, एंड राइजेज अप इन द कन्वेक्शन करंट. क्योंकि कोई भी एयर है जब वो गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है, हल्की ऊपर जाएगी, करंट्स के रूप में जाएगी, इसकी धारा ऐसी बन जाती है ऊपर. एज इट राइजेज, जब ऊपर जाती है, इट एक्सपेंड, फैल जाती है, एंड लूजेज हीट एंड कॉन्सिक्वेंटली कंडेंसेशन टेक प्लेस इन द कम्बुलेंस क्लाउड्स. उस प्रकार से आपको बताया इस क्लाउड बन जाते हैं, कम्बुलेंस क्लाउड बन जाते हैं. आर फॉर्म विद थंडर एंड लाइटिंग, और जो बहुत ही गर्जन होती है उसके अंदर लाइटिंग होती है, बिजली कड़कती है, चमकती है और बादल भी बरसते हैं. इस प्रकार से विद थंडरिंग एंड लाइटिंग हैवी रेनफॉल टेक प्लेस, बट दिस डज नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं चलती, कुछ टाइम के बाद फिर वो खत्म हो जाती है. सच रेन इज कॉमन इन द समर और इन द हॉटर पार्ट ऑफ द डे. जैसे हमारे यहाँ पर पूरे गर्मी में आपने देखा शाम के समय रेनफॉल होती है, खासकर से मई जून के महीने. उसके बाद फिर ठंडी हवा चलती है, मौसम ठीक हो जाता है. तो सच टाइप ऑफ रेनफॉल इज नोन एज द कन्वेक्शन रेनफॉल. इट इज़ वेरी कॉमन इन द इक्वेटोरियल रीजन. तो ये ज़्यादातर मैं कहता हूँ जो इक्वेटर के आसपास का एरिया वहाँ पर होते हैं, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, पार्टिकुलरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर. ये था आपका एक रेनफॉल की टाइप. उसके बाद हम बात करते हैं हमारे यहाँ जो रेनफॉल मानसून के कारण उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन या रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं. रिलीफ के कारण, रिलीफ होता है राहत के कारण होता है, यानी ओरोग्राफी होता है उसको माउंटेन रेनफॉल भी कहते हैं. जैसे साउथ वेस्ट मानसून जो है वो जब इंडिया में आती है तो वेस्टर्न घाट के साथ कॉन्टेक्ट में आती है तो वहाँ कंडेंस हो जाता है. कंडेंस क्यों होगा,
क्योंकि माउंटेन के संपर्क में आते ही उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, सैचुरेटेड एयर थी, और वो इस प्रकार से रेनफॉल। When the saturated air mass comes across a mountain, जब कोई भी इस प्रकार की जो एयर है saturated, जब उसको माउंटेन को अक्रॉस करती है, इट इज फोर्स टू असेंड एंड इट राइजेज इट्स स्पीड, ऊपर जाती है, फिर वो एक्सपेंड होती है, और उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है वो फॉल हो जाता है, एंड द मॉइस्चर इज कंडेंस, और फिर वो क्लाउड बनती है। Chief characteristics of this sort of the rain is that the windward slope receive the greater rainfall। ये कारण है कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें ज़्यादा होती है, उसका जो साथ वाला पार्ट उसको एक जहाँ से यानी आप कह सकते हैं कि जहाँ से विंड आती है उसमें क्लाउड बनेगा, उसके बाद जब नीचे उतरती है तो उसमें क्लाउड नहीं बनते हैं, तो ड्राई हो जाती है, तो उसका एक साइड में जो है वो ज़्यादा रेनफॉल होती है विंडवर्ड साइड में, और एक साइड में नहीं होती। तो यही कारण है कई बार फैक्टर है। विंडवर्ड स्लॉप्स रिसीव द ग्रेटर रेनफॉल आफ्टर गिविंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड इन द दीज विंड्स दिस द अदर स्लॉप्स, they descend and their temperature rises, then their capacity to take the moisture increases, and hence these leeward sides को बोलते हैं leeward side, एक leeward side होती है और उसके अपोजिट जो है leeward side होती है। Slopes remain the rainless or dry, the area situated on the leeward side which gets the less rainfall is known as the rain shadow area, जहाँ पर रेनफॉल कम होती है उसको बोलते हैं रेन शेडो, यानी छाया रह जाती है वहाँ पर, रेनफॉल बहुत कम होती है वहाँ पर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिलीफ रेन, इसको बोलते हैं रिलीफ रेन के बारे में। नेक्स्ट बच्चों आपका साइक्लोनिक रेनफॉल। तो ये ऑलरेडी रीड अबाउट द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड साइक्लोनिक रेन इन द चैप्टर, ये देखिए तो मैं बताता हूँ साइक्लोनिक, इसमें दिया नहीं यहाँ पर क्योंकि इससे पहले एक चैप्टर आना था लेकिन मैं अपना नहीं पढ़ा बच्चों, साइक्लोनिक रेनफॉल एक चैप्टर पढ़ा। इसमें क्या होता है जब दो एयर मास आपस में मिलते हैं, दो एयर मास आपस में मिलते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं, वहाँ पर ठंड बढ़ जाता है, जो वार्म एयर ऊपर जाती है और कोल्ड एयर जाती है, तो धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ पर जो विंटर में रेनफॉल होती है दिसंबर जनवरी में, वो धीरे धीरे दो एयर मास आपस में मिलते हैं, और जब मिलते हैं एक कोल्ड होता है एक वार्म होता है, इस प्रकार से उसमें फ्रंट बढ़ जाता है, जो फ्रंट बढ़ेगा तो धीरे धीरे मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पर जब मौसम खराब हो जाता है विंटर्स में, तो वो 3 दिन का प्रोग्राम होता है 72 आवर्स का, धीरे धीरे मिलते हैं, मिलने के बाद रेनफॉल होती है, और ये रेनफॉल बूंदाबांदी से होती है, कई बार थोड़ा बहुत तेज आ जाती है। तो इस प्रकार की एक साइक्लोन के कारण यानी एयर मास बढ़ता है, लो प्रेशर बढ़ गया उसका जी, और लो प्रेशर के कारण इस प्रकार से जो है साइक्लोन बढ़ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कई बार साइक्लोनिक रेनफॉल बहुत ज़्यादा भी होती है, हमारा जो इस प्रकार का जो ईस्टर्न है जैसे उड़ीसा है और ये आंध्र प्रदेश है, तो वहाँ पर कई बार साइक्लोन आते हैं, और साइक्लोन के कारण जो फिर कई बार रेनफॉल है, क्योंकि वहाँ पर लो प्रेशर बढ़ जाता है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, तो बे ऑफ बंगाल पर लो प्रेशर बढ़ जाता है, फिर आगे बढ़ता है धीरे धीरे। लेकिन हमारे यहाँ जो अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करते हैं, खासकर से जो विंटर सीजन में होती है, तो उसमें रेनफॉल स्लो होती है, क्योंकि यहाँ पर इतना जो है वो नहीं बनता, वहाँ पर वाटर बॉडी ज़्यादा है, उसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। तो नेक्स्ट बच्चों आपका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ सरफेस रिसीविंग द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल इन ईयर एंड दैट टू in different seasons. In general, as we proceed from the equator towards the poles, the rainfall goes on decreasing. This is the thing. तो rainfall is the steadily the coastal area of the world receive the greater amounts of rainfall than the interior parts. The coastal area वहाँ पर ज़्यादा पड़ती है। The rainfall is more over the oceans than the landmass in the world because of the being a great source of the water. क्योंकि वहाँ पर water का source ज़्यादा है, इसमें बात करते हैं coastal area ज़्यादा। Between the latitude 35 degree to 40 degree north and south of the equator, the rain is heavier on the eastern coast. तो ईस्टर्न कोस्ट है, देखिए वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा आपको मिलेगी, and goes on the decreasing toward the west. But between the 45 degree to 65 degree north and south of the equator, due to the westerlies, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऊपर होता है, the rainfall is the first received on the western margin of the continents, and it goes on the decreasing toward the east. तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि वेस्टर्ली यहाँ से मैंने आपको बता रहा कि क्लाइमेट की कौन कौन से फैक्टर है, उसमें आपको शायद बता देंगे कि भाई विंड की डायरेक्शन क्या है किस साइड से, और वो ओशन से आ रही है या किसी लैंड मास से आ रही है। Wherever mountains run parallel to the coast, the rain is greater on the coastal plains,
on the windward side and it decreases to the leeward side, is आपको बता रहा हूँ. On the basis of the total amount of the annual precipitation, the major precipitations resigned to the world are identified as follows. The equatorial belt, the windward slopes of the mountain along the western coast in the cool temperate zone and coastal areas of the monsoon lands with the heavy rainfall of the over 200 centimeters per annum. Interior continent areas receive the moderate rainfall varying from the 100 to 200 centimeters per annum. The coastal areas of the continents receive the moderate amount of the rainfall. The central parts of the tropical and the eastern and the interior parts of the temperate lands receive the rainfall varying between the 500 to 100 centimeters per annum. Area living in the rain shadow zone of the interior of the continents and the high latitudes receive the very low rainfall less than the 50 centimeters per annum. Seasonal distribution of the rainfall provides an important aspect to judge its effectiveness. In some regional rainfall is distributed evenly throughout the year, such as the equatorial belt and the western part of the temperature. इसमें एक मैप होना चाहिए था मेरे हिसाब से, नहीं दिया इसमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में. मैप पता नहीं कहाँ आ रही है इसके में. तो एक मैप बच्चों अगर आपके पास केयरफुल की बुक है तो उसमें मैप मिलेगा इसका. तो मैप में देख सकते हैं किन किन उस पार्ट्स में सकती थोड़ा ऑफ नहीं है. इसी के साथ आपका ये चैप्टर नेक्स्ट आपका जो चैप्टर होगा वो ओसिन नहीं, एक्चुअली ओसिन करंट्स है, मैंने गलती से दे दिया. ओसिन जो आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे ओसिन के बारे में, तभी आप ओसिन कर पाएंगे. थोड़ा सा बता दूँ उसके बारे में. और कल आपका जो लेक्चर होगा वो ओसिन करंट के बारे में होगा. ये चैप्टर बड़ा आसान है. फॉलोइंग द मोस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द एटमोसफियर इन द ह्यूमन बींग्स, देख सकते हैं आप ये क्या क्या पाया था इसके अंदर, आप पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो वाटर वेपर ही है, ऑक्सीजन भी है वैसे तो, ऑक्सीजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग के लिए, ऑक्सीजन भी ज़्यादा है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग द लिक्विड इनटू द वाटर वेपर. Which one of the following processes transforming liquid into the water? Liquid into water, तो ये देख सकते हैं आप, liquid से जो water evaporation होगा इसमें. The air that contains the most is the first process उसको बोलेंगे saturated. The air that contains moisture to is the full capacity, इसको बोलेंगे saturated air. Use the following is the highest cloud in the sky. देख सकते हैं आपका कौन सा है, सारे cloud है. इसी के साथ बच्चे ये चैप्टर है.